जिसको कहा जाता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो स्प्रिंग्स इन सीरीज एंड पैरेलल जैसे आपने पहले पढ़ा होगा इन द 10th स्टैंडर्ड, रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा पहले, राइट? तो उसी तरह से स्प्रिंग्स का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पूछा जाए कि आपके पास दो स्प्रिंग्स है, जैसे सीरीज की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो जैसे अभी जो एग्जांपल हमने देखा, एक के बाद एक स्प्रिंग्स है, इसका कांस्टेंट है K1 और इसका कांस्टेंट है K2। आपसे बोला गया है कि ये दोनों स्प्रिंग्स की जगह हमें सिर्फ एक ही स्प्रिंग चाहिए, तो इन दोनों का काम करने वाली एक ही स्प्रिंग अगर रहेगी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझा? सो व्हाट इज द क्वेश्चन कि इन दोनों की जगह एक ही स्प्रिंग अगर लेगी तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, KT बोल देंगे इसको, टोटल, ठीक है? तो ये KT कितना होना चाहिए ताकि वो दोनों स्प्रिंग्स का काम अकेली करें, समझे? इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर आसान है, इसको K1 प्लस K2 बना दो, लेकिन नहीं, K1 K2 से काम नहीं चलेगा। इन दोनों का काम करने वाली अकेली स्प्रिंग K1 प्लस K2 नहीं होती है। तो फिर क्या होती है? तो देखिए, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको फोर्स अप्लाई कर देंगे। मान लो कि इसको मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया F। कितना फोर्स अप्लाई कर दिया? F। तो इसको भी हम फोर्स अप्लाई कर देंगे F, ठीक है? इस फोर्स F के कारण मान लेते हैं कि पहले स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 और दूसरे स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, ऐसा मान लेते हैं, चलेगा? ओके। और वही डिस्प्लेसमेंट इस स्प्रिंग में जो हुआ वो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x। क्लियर? यहां तक सबको समझाइए। यस सर। तो अब आसान सी बात है कि अगर मैं ऐसा कहूं कि यहाँ पर नेट टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूं कि ये x1 प्लस x2 के बराबर होगा, यस और नो? यस। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x1 प्लस x2 के बराबर, 2। है ना? यस सर। अब अगर इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स देखा जाए तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि F इज इक्वल टू KT इंटू x। F इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूं मैं? KT इंटू x। तो यहां से x क्या बनेगा? x बनेगा F डिवाइड बाय KT,
यस और नो? यस, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर f इज इक्वल्स टू मतलब x इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के टी अगर है, तो उसी लॉजिक से यहाँ पर ऊपर भी k1 इक्वल्स टू बनेगा f बाय x1 और उसी लॉजिक से k2 बनेगा f बाय x2। और अगर सारे सॉरी, ये मैंने इस तरह लिख दिया, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, इसको रिप्लेस करा देंगे। x और x के फॉर्म में चाहिए, तो फिर से लिख रहा हूं x1 f अपॉन k1 और x2 f अपॉन k2, चलेगा? चलो उठा के पटक दो, ये x का वैल्यू यहां से उठा के यहां पर पटक दो, x1 का वैल्यू यहां से उठाओ और लेके जाओ इसको दिल्ली, और ये x2 का वैल्यू यहां से उठाओ और यहां से इसको लेके जाओ बॉम्बे। ठीक है भाई, क्या बनेगा बोलो? f अपॉन के टी, f upon kt equals to f upon k1 plus f upon k2. f अपॉन k2, दैट मीन्स दोनों साइड में f कैंसल and therefore 1 upon kt must be equals to 1 upon k1 plus 1 upon k2. That is your formula to find the resultant equivalent of spring. तो ये k1 plus k2 नहीं हुआ, क्या हुआ? 1 upon k1 plus 1 upon k2. Is it clear? Yes sir. सर एक डाउट है, लेकिन वो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कैसे? क्योंकि रिलेटिवली सर x1 जैसे बढ़ेगा आगे खींचा जाएगा, तो x2 भी जितना x1 ट्रैवल करेगा उतना तो ट्रैवल कर लेगा, और फिर x2 जो ट्रैवल करेगा वो करेगा, तो ऐसा तो ज्यादा होगा ना सर ट्रैवल? क्योंकि देखो ना, हमने जो फोर्स लगाया वो दोनों केसेस में सेम है। हाँ सर, फोर्स सेम है। फोर्स सेम है, तो रिस्टोरिंग फोर्स दोनों केसेस में सेम होगा। हाँ सर। तो दोनों केसेस में रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो दोनों केसेस में इलोंगेशन भी सेम होना चाहिए। हाँ सर, इलोंगेशन भी सेम होगा। नहीं समझे? समझ गए सर आप। आगे बढ़े। ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हमें पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस अभी और 2 मिनट ले लूंगा बेटे, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है?
अब हम चलेंगे स्प्रिंग्स इन पैरेलल, ठीक है। जब स्प्रिंग्स इन पैरेलल की बारी आएगी तो अब हमें कैसे लिखना पड़ेगा इसको, तो ध्यान दीजिए। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों स्प्रिंग्स एक के ऊपर एक। ऐसे लगा दिए, दोनों को जोड़ दिया, और अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F। ये समझे? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। ओके, तो चलो भाई, अब देखना ये है कि इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। मान लो कि K1 में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है x1 और K2 में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो है x2। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो फोर्स F यहां पर लग रहा है वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें कुछ फोर्स लगेगा, इस पे कुछ फोर्स लगेगा। तो मान लो कि यहां पर जो फोर्स लगा वो फोर्स है F1 और यहां पर जो फोर्स लगा वो है F2। कुछ इस तरह से कि टोटल F इज इक्वल टू बनेगा F1 प्लस F2, क्योंकि डिवाइड हो गया था वो दो स्प्रिंग्स में। यहां पर जो फोर्स लगा क्या वो डिवाइड हो गया? जी हाँ, डिवाइड हो गया। ये समझे बात सब लोग? हाँ सर। यस सर। अब यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों को हटाकर हमें क्या करना है, हमें एक ही स्प्रिंग लगाना है जिसको अगर हम फोर्स लगा दे F, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो KT। तो मैं बोल सकता हूं अब यहां पर x1 प्लस x2 इक्वल टू x नहीं होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि x1 अलग है x2 अलग है यहां पर, क्योंकि अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं ना। तो इसका मतलब यहां पर जब F की बारी आएगी तो F इज इक्वल टू अगर KT इंटू एक्स बोला जाए इक्वल्स टू F1 will be K1 x1, है ना। और आपका F2 जो होगा वो होगा K2 x2। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे सर। लेकिन अगर इस फोर्स ने दोनों को F1 F2 अलग अलग फोर्सेस से खींचा है तो ये प्लैंक अगर थोड़ा सा आगे गया तो जितना इलोंगेशन पहले वाले स्प्रिंग में होगा उतना ही इलोंगेशन नीचे वाले स्प्रिंग में होगा, क्योंकि दोनों एक साथ खींचे जा रहे हैं। इसीलिए x1 मस्ट बी इक्वल्स टू x2। यस और नो? ये यस सर। प्लैंक आगे फोर्स F को खींच रहा है इसको, तो एक साथ ही तो खींचे जाएंगे दोनों। हाँ सर। तो जितना K1 खींचा जाएगा उतना ही K2 खींचा जाएगा, मतलब x1 और x2 दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, विच शुड बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। और इसीलिए दोनों तरफ x, x1, x2 कैंसिल हो जाएंगे एंड वी कैन नाउ से दैट टोटल KT should be equals to K1 plus K2। क्या ये समझ में आया? क्यों जी, समझ में आया जी? हाँ जी। ओके जी। इस तरह इसका रीजन आप लिख लो यहां पर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि बोथ स्प्रिंग्स
are elongated by same amount. ठीक है, both the springs are elongated by the same amount. तो इस तरह से हमने आज स्प्रिंग्स इन सीरीज और स्प्रिंग्स इन पैरेलल को देखा. ओके सर तो क्या आज हम यहीं रुक जाएं?